संगीत जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ये जो बड़ा दांव चला है, बीजेपी के समर्थक कुछ इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि देखिए जी ये तो गेम चेंजर साबित होगा, इसी से जीत डिकोड होगी। लेकिन इसे समझा कैसे जाए? ये जीत की तड़प है, क्योंकि राज्य सरकार के हाथों में अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत कुछ नहीं है, और जब तक ये कमेटी कुछ ठोस लेकर आएगी तब तक तो चुनाव बीत चुके होंगे। तो क्यों ना इसे चुनावी दांव कहा जाए, लक्ष्मी गणेश काउंटर कहा जाए। देखिए, यदि 2019 का यदि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो यदि पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है कि हम यूनिफॉर्म से यदि हम जीतते हैं, इफ वी आर वोटेड टू पावर वी विल ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। यदि आप भारतीय जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो यात्रा है उसमें एक नहीं कम से कम दर्जनों ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। राम मंदिर मूवमेंट और जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजने के साथ साथ यह भी एक ऐसा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी के हृदय के करीब रहा है। 300 जिसमें कश्मीर का 370 हटाने की बात है। कश्मीर 370 का जो धारा कश्मीर से संबंधित था वो हटा दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब ये रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे था। आपको मालूम है कि उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया है, जहां पर अभी चुनाव नहीं है। चुनाव हो जाने के बावजूद जो है उत्तराखंड में ये किया गया है। तो इसको चुनाव से जोड़ करके देखना गलती होगी। इसे चुनाव से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। संगीत रागी जी, आप कह रहे हैं चुनाव से जोड़कर देखना गलती होगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, उत्तराखंड की तर्ज पर कहा जा रहा है यहां भी किया गया, हालांकि उत्तराखंड में भी अब तक कुछ ठोस हुआ नहीं है। कमेटी जो है, कई लोग कह रहे हैं चाय पकौड़े खा रही है। आप ही के एक करीबी सहयोगी अश्विनी उपाध्याय जी, उनकी एक याचिका थी जिसको केंद्र सरकार ने रद्द करने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि हमें अपनों ने लूटा। लेकिन फिर जनता के मन में सवाल ये आ रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले ये क्या कोई शिगुफा है या जीत को लेकर डर है? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना क्या वाकई में राज्य सरकार के स्तर पर पॉसिबल है? क्योंकि चाहे वो समान शादी की उम्र की बात की जाए, या फिर ग्राउंड ऑफ डिवोर्स की बात की जाए, या मेंटेनेंस की बात की जाए, अडॉप्शन की बात की जाए, ये सब तो उसको लेकर कानून बने हुए जो केंद्र सरकार का कानून है। ऐसे में इंप्लीमेंट कैसे होगा? शुभांकर जी, देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हिस्से हैं जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। जैसा अभी संगीत जी भी कह रहे थे, एक तरफ हम हैं जो हमारा यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले जनसंघ के जमाने से 71 साल से हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है, और जब जब जैसा अवसर मिला, जनता ने जितनी शक्ति सामर्थ्य दी, उसके अनुरूप हमने उस दिशा में एक एक कदम बढ़ाने का प्रयास किया जी। तो इसका किसी दल के साथ तुलना करने का बिल्कुल औचित्य नहीं है, क्योंकि बाकी तो वो हैं जो जब तक बदलते रहते हैं, चोला बदलते रहते हैं। एक हमारा है जो कंसिस्टेंट स्टैंड है। जहां तक कोई इस पे राजनीति की बात कहे तो मैं पूछना चाहता हूं, जो विषय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जिस विषय में एक नहीं अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी कर चुका हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मुझे लगता है वो दलगत राजनीति का विषय नहीं है, इसे बढ़कर देखना चाहिए। और जहां तक तीसरा प्रश्न आपने किया, क्या राज्य सरकार के अधिकार में है, तो यहीं से एक बढ़िया इसका उत्तर आता है कि एक राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो है गोवा जी। और गोवा क्या है? हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। और वहां लागू किसने किया सर? ईसाई समुदाय के आप तो सुधांशु जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहां पर किसने लागू किया था? हमारी भारत सरकार ने किया था या पहले से लागू था? अगर उस जमाने में जाएंगे जनाब, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाई थी इंदिरा गांधी 1970 में जी। ब्रिटिश टाइम में किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो यूनिफॉर्म कोड था। पर्सनल लॉ बोर्ड 1970 में आया है, ठीक है। इसलिए फिर अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर वो भी बैंक में जाकर। अच्छा सुधांशु जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। आप जो बात कह रहे हैं को कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है सर, आपने ये बात अच्छी कही कि आपकी पार्टी की लाइन रही है, और ये लाइन पहले से रही है। देने का सिर्फ उद्देश्य ये था। नहीं ठीक है सर, लेकिन सवाल ये है कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला जी या हर्ष सिंघवी जी कैबिनेट की बैठक के बाद बीजेपी की टोपी लगाकर बीजेपी दफ्तर से ये अनाउंसमेंट करते हैं, तो क्यों ना इसे हार्डकोर सियासी बात कही जाए
क्यों ना कहा जाए कि गुजरात चुनावों पर असर डालने को लेकर एक ऐसा शिगुफा छोड़ दिया आपने जो शायद वो लक्ष्मी गणेश की काट ही बन जाएगा और जनता के मन में, क्योंकि आपके समर्थकों की भावना भी रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो उनका भी मन जो है वो बहला बहला रहेगा। शुभांकर जी, आपने प्रश्न किया है तो मैं इसका उत्तर देता हूं जी। मैंने पुनः कहा, अगर कोई विषय कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है उसमें सियासत कहां से हो गई भाई? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो कॉन्स्टिट्यूशन का है हिस्सा। दूसरा, यदि अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है तो उसमें सियासत कैसी? तीसरा बात, सियासत तब होती है शुभांकर जी जब स्पेसिफिक बात कही जाए, स्पेशल स्टेटस की बात कही जाए कि आप एक वर्ग को संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं। यहां तो यूनिफॉर्म होने की बात कही गई है जी। कि समान रूप से सबको, इसमें तो किसी को तुष्टीकरण, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा रखने की तो बात ये नहीं। एहसास और गुजरात चुनावों की डेट के अनाउंसमेंट के एक हफ्ते पहले सहजता से चल रहा है। एक आखिरी सवाल से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो आपने ये बात कही है जी, वहां पर सिर्फ मान्यवर, यदि हम उसको विधानसभा में लाकर प्रस्ताव पारित करवा दिए होते तो आप कहते चुनाव से पहले किया है जी। किसी विषय के ऊपर कमेटी बैठाने की बात एक नहीं अनेक बार न्यायालय कह चुका है जी, ठीक है। अश्विनी उपाध्याय जी भी इस विषय में बता सकते होंगे। अश्विनी तो जो बातें संविधान में है, जो न्यायालय कह चुका है, जो लागू है, उसको मेरे विचार से राजनीतिक नजरिए से ठीक है सर, मैंने तो केवल टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा था कि कुछ एक हफ्ते पहले ये बात कहां से आई और कि अगर एक हफ्ते पहले बात आ रही है, एक हफ्ते पहले ये एहसास दोबारा से आ रहा है तो क्यों ना इसे सियासत से जोड़ा जाए। लेकिन ठीक बात है। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ। अश्विनी जी, आपका एक ट्वीट देख रहा था मैं, जहां पर आपने लिखा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी याचिका को डिसमिस करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में। क्या याचिका थी सर वो आपकी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हम समर्थन कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। शुभांकर जी, मैं उस पे आने से पहले एक बार मैं बेसिक चीज बताऊं। सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये नदी के दो किनारे होते हैं। जो देश सेकुलर होता है वहां पर्सनल लॉ नहीं होता, जो देश जिसमें पर्सनल लॉ होता है वो सेकुलर नहीं होता जी। हम कहते हैं भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, संविधान का मतलब एक विधान हो, सबके लिए हो। लेकिन दुर्भाग्यवश आजादी के 75 साल के बाद भी भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग विधान, ईसाई के लिए अलग विधान। अब मैं आता हूं मूल विषय पे जी। इनफैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है जी। जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एबीसीडी नहीं पता वो भी समर्थन करते हैं, जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एबीसीडी नहीं पता वो भी विरोध करते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, इसलिए सब जो बीजेपी के समर्थक है वो चाहते हैं लागू हो जाए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, इसलिए जितने बीजेपी विरोधी हैं वो इसका विरोध करते हैं। एक्चुअल में जिस दिन इसका ड्राफ्ट आ जाएगा इसमें विरोध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं जी। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है जी। हिंदुओं में पहले यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेसिक 5 एलिमेंट होते हैं। पहला, शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए। हिंदुओं में पहले 18 साल 21 साल है, लड़की की शादी की उम्र 18 है, लड़के की 21 है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। फायदा किसको मिलेगा? फायदा उसको मिलेगा जहां शादी की उम्र 9 साल है। तो स्वाभाविक सी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक जैसा हो जाएगा। तो हिंदुओं में तो पहले कोर्ट के जरिए तलाक होता है। अश्विनी उपाध्याय जी, आपके जो ये 5 पॉइंटर्स हैं, चाहे वो मेंटेनेंस हो, अडॉप्शन हो, सक्सेशन हो, पॉलीगैमी हो, सारी चीजें ये हम ध्यान रख रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर, आपकी अपनी याचिका दायर की थी इन चीज को लेकर, आप कह रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है, तो फिर आपकी याचिका को रद्द करने की मांग क्यों की गई अगर इतना एजेंडा क्लियर है? नहीं, आप जरा इसको समझ लीजिए। आपके करोड़ों दर्शक इसको देख रहे हैं तो कम से कम पहले पिक्चर क्लियर हो जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो दूसरा मैं कह रहा हूं, हिंदू में पहले ही, हिंदू, पारसी, ईसाई में पहले जो डिवोर्स होता है वो थ्रू द कोर्ट होता है, यूनिलैटरल नहीं होता, बाकायदा कोर्ट के जरिए होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके सुन्नत, तलाके किनाया आज भी चल रहा है। आज भी ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक क्या बोलते हैं, पोस्ट कार्ड के जरिए, अंतरदेशी के जरिए, कुरियर के जरिए आज भी तलाक हो रहा है। तो बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को। इसी तरीके गुजारा भत्ता सबको मिलना, हमारी मुस्लिम बेटियों को नहीं मिलेगा। ठीक है अश्विनी जी, ये सारी जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। आपसे मैंने फिर सवाल पूछा, आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो सर मैं आगे बढ़ूंगा। आपकी याचिका रद्द क्यों की मांग की गई? क्या लगता है क्या वजह थी? अगर आज गुजरात में बात उठ रही है तो देश भर में लागू क्यों नहीं किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और कंसल्टेशन की जरूरत है
और यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्लियामेंट को लागू करना है, तो आप मतलब कोर्ट इस पे डायरेक्शन नहीं दे, पार्लियामेंट उचित समय पे आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन सबसे बातचीत करके इसको लागू करेगा।